हाँ, तो आपने कौन से पार्ट को देखा? वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। हाँ, तो अब हम लोग इसके देखते हैं शब्द अर्थ को। तो गायन का क्या अर्थ होता है? गाने की कला। गायन यानी कि गाने की कला। तो जो गाने की कला होती है उसे हम क्या कहते हैं? गायन। फिर आया वादन। तो आपको क्या जैसे गायन गाने की कला, वैसे ही वादन क्या होगा? बजाने की कला। हाँ, बजाने की कला। अब वाद्य यंत्र, जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तभी बताया था, वाद्य यंत्र का क्या अर्थ होता है? बजाया जाने वाला यंत्र। बजाया जाने वाला यंत्र। पूर्वकालीन यानी कि पहले से, या तो प्राचीन। दोनों में से आप कोई भी एक अर्थ लिख सकते हैं। पूर्वकालीन यानी कि पहले का, या तो प्राचीन, पुराने समय की बात हो रही होती है पूर्वकालीन में। ज्ञात यानी कि जिसका ज्ञान हो, जो चीज हमें पता हो, जिसकी जानकारी हमें पहले से हो। तो ज्ञात का अर्थ हुआ जिसकी जानकारी हमें पहले से हो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमें ये ज्ञात है। ज्ञात है यानी कि उनको ये चीज पता है पहले से, है ना। खोखले यानी कि खाली। जैसे अगर एक कोई चीज है, कोई लकड़ी का ही कुछ ले लीजिए, उसकी इस साइड भी छेद है और इस साइड भी छेद है, लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये खाली है। मतलब अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आप इस साइड तक आराम से देख लेंगे, क्योंकि बीच का एरिया कैसा है? खोखला है, यानी कि खाली है। डैने का अर्थ होता है पंख। पंख तो सब जानते होंगे। समुदाय यानी कि जन समूह। जन यानी कि लोग, समूह जैसे ग्रुप कहते हैं आप, तो लोगों का जो एक समूह होता है उसको हम कहते हैं समुदाय। तनाव यानी कि खींचतान। तनाव का अर्थ क्या होगा? खींचतान। एक बार फिर से सारे शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। जब पाठ पढ़ाया था तो ये सारे शब्द आए थे, मैंने आपको एक्सप्लेन करते गए थे, इनको बीच बीच में बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो इनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो फिर से देखते हैं। गायन यानी कि गाने की कला। वादन यानी कि बजाए जाने की कला। वादन यंत्र, बजाया जाने वाला यंत्र। पूर्वकालीन यानी प्राचीन। ज्ञात यानी कि जिसकी जानकारी हमें पहले से होती है। खोखली यानी कि खाली, ये मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया कैसे खाली। डैने का अर्थ होता है पंख। समुदाय का अर्थ होता है जन समूह, और तनाव का अर्थ होता है खींचतान। फिर इसके बाद ये सारे शब्द। तो हमारे पाठ का नाम है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैंने आपको शब्द अर्थ में बताया था वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्र। तो इसमें कई बजाने वाले यंत्रों की बात की गई है इस पाठ में, जैसे कि तबला, बांसुरी, शहनाई, सितार, संतूर, इन्हीं सभी वाद्य यंत्रों की इस पाठ में बात की गई है। मानव जीवन में संगीत से हमेशा ही जुड़ा रहा है। देखिए, पहले जमाने में भी लोग संगीत सुना करते थे, गाने सुना करते थे, और आज के टाइम में भी लोग गाने सुना करते हैं। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रफुल्लित यानी कि खुश करने वाला। विविध वाद्य यंत्र, इनके विभिन्न अंग कौन से हैं? विभिन्न बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र यानी कि बजाए जाने वाले यंत्र। वाद्य कोई भी हो, किसी भी तरह से बजाया जाए, लेकिन उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका संगीत हमेशा मधुर ही होता है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं।
और मन खुशी से झूम उठता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो कभी ढोलक की आवाज़ सुनते हैं तो उनका भी मन करता होगा चलो चल के डांस करते हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया है और मन खुशी से झूम जाता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव हो या त्योहार, देश या विदेश, संगीत का अपना विशेष महत्व रखता है। मतलब कि कोई भी त्योहार हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी कार्टून हो, सब में संगीत का एक अपना ही महत्व होता है, एक अपनी ही जगह होती है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो गया है। जब भी कहीं शहनाई बजती है तो आप लोग कहते हैं देखो कहीं शादी हो रही है ना। ऐसे ही शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि कहीं पे विवाह का उत्सव हो रहा है, कि विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मतलब अलग अलग अवसरों पे अलग अलग टाइप के बाजे बजाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। जब भी हम इन सब चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जो बहुत सुंदर होती है। मतलब कोई भी गाना बज रहा होता है तो हम लोग को उसको सुन के मन करता है कि चलो डांस करते हैं, या ये संगीत बहुत अच्छा है चलो इसको सुनते हैं। तो ये संगीत हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। मतलब हमारे भारत देश में संगीत में जो बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बाजे हैं, उनका बहुत प्रकार के बनाए गए हैं। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। मतलब जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं इन सबको बजाने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम तबला बजाते हैं वैसे ही हम सितार नहीं बजा सकते। अब जैसे हम बांसुरी को बजाते हैं वैसे हम ढोलक थोड़ी बजा सकते हैं। तो हर वाद्य यंत्र को बजाने का तरीका अलग अलग होता है। तबला ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है जो कि हाथ से दी जाती है। तो बांसुरी और शहनाई को फूंक से बजाया जाता है। आपने देखा होगा बांसुरी और शहनाई जब बजाते हैं तो उसमें फूंक मार के हम उसको बजाते हैं। और सितार और संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। आपने देखा होगा जो सितार और संतूर में तार लगे होते हैं, तो उन तारों में हम जब आपस में कंपन उत्पन्न करते हैं तब उसमें से ध्वनि निकलती है। तो हम उनको कंपन करके बजाते हैं, कंपन उत्पन्न करके बजाते हैं। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब अगर वाद्य यंत्र नहीं होंगे तो हमारा संगीत रोचक कैसे बनेगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ना यूज किया जाए और आप किसी गाने को सुने तो वो उतना रोचक नहीं लगता जितना कि हम उस संगीत में किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज को, उसकी ध्वनि को अगर मिलाकर उस संगीत को सुने तो उस संगीत का आनंद ही कुछ और होता है। तो हम कह सकते हैं कि संगीत में वाद्य यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि इस प्रकार है: तबला, बांसुरी, शहनाई, सितार और संतूर। हम एक एक करके इन सभी वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे तबला के बारे में। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। मतलब थाप देकर जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनमें से तबला जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। मतलब तबले का प्रयोग पुराने जमाने में जो पहले के जो संगीत थे उनमें और जो आजकल के संगीत हुए उनमें, दोनों में इनका प्रयोग किया जाता है। उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। उत्तर भारत में तबला कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है या फेमस है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है, बाएं हाथ से बजाए जाने वाला तबला और एक दाएं हाथ से बजाए जाने वाला तबला। बाएं हाथ से बजाए जाने वाले तबले का आकार जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। दाएं वाला जो तबला होता है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है और जो बाएं हाथ में होता है वो थोड़ा आकार में बड़ा होता है।
बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। मतलब बायां तबला जो होता है वो मिट्टी से या किसी धातु से बना होता है और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित आनंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा ने तबला वादन में काफी शोहरत हासिल की है। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए कुछ तबला वादकों के नाम मैं आपको बताती हूँ। तबला वादकों के नाम जैसे कि जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा और आनंदो चटर्जी। के बाद अब हम बात करते हैं बांसुरी की। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि, इसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है। इसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बांसुरी जो होती है लकड़ी की बनी होती है। जब हम इसमें फूंक मारते हैं तो जो बांसुरी में छेद बने होते हैं उनमें से जब वो हवा पास होती है तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि बहुत ही मधुर होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। ये जो बांसुरियां वहां पाई गई हैं, इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। मतलब वहां पर जो बांसुरी मिली है उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आधुनिक मानव की उपस्थिति, मतलब जो आजकल के मानव, आज जो मॉडर्न एज आई है, इनके होने से पहले भी जो काल था उसमें भी इस संगीत की परंपरा विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। अब आप सोच रहे होंगे पौराणिक का क्या अर्थ है। यहाँ पौराणिक का अर्थ है पुराण संबंधी, मतलब जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया हो। उसमें भी बांसुरी अपना एक अलग महत्व रखती है। भारत में बांसुरी वादकों में हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। बांसुरी वादकों के नाम जैसे राकेश चौरसिया, हरि प्रसाद। हम लोग सितार के बारे में पढ़ेंगे। सितार क्या होता है? तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। मतलब जो तारों में कंपन करके हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो भी वाद्य यंत्र हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है? सितार। ये सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। कद्दू आप जानते हैं ना, पम्पकिन। इसे बजाते समय उंगली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। उस मेहराब के जरिए ही हम तारों में झंकार उत्पन्न करते हैं। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। जो हम इससे पहले मैंने आपको बताया था शास्त्रीय संगीत और जो आधुनिक है, तो जो पहले के समय में भी और आज भी जो भी गाने चल रहे हैं उन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। सितार पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। अर्थात जो सितार है ये हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र तो है ही, इसके साथ ही साथ ये बहुत लोकप्रिय भी है। मतलब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे ही राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है। तो हमारा राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा हुआ? सितार। तो हमारा राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को
लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। मतलब ये वो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी वादन की परंपरा को लोगों को बहुत अधिक मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं इन्हें। इन सभी व्यक्तियों ने सितार वादन को इतना ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है और इन्हीं के सहयोग से आज इस परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। इन सब के चित्र मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आज हम लोग संतूर वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे कि संतूर वाद्य यंत्र क्या है। तो संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि पहले इसका भारतीय नाम क्या था, शततंत्री वीणा, और बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से इसका क्या नाम रख दिया गया, संतूर। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है। मतलब ये अपने आप में ही बहुत विशेष है, क्योंकि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छोटी छड़ों से बजाया जाता है। अर्थात इस वाद्य यंत्र में पूरे में तार लगे होते हैं, तार का साज होता है, लेकिन उसके बाद भी ये तार से बना होता है, लेकिन उसके बाद भी ये किससे बजाया जाता है, लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। ये कहाँ का लोक वाद्य यंत्र है, कश्मीर का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संतूर कहाँ का लोक वाद्य यंत्र है, तो आप बताएंगे कश्मीर का, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, सूफी संगीत में। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में ही था, लेकिन आज ये भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। पहले ये केवल कहाँ बजाया जाता था, केवल कश्मीर में ही बजाया जाता था। वहीं के लोग इसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर ये भारत में भी बजाया जाने लगा और यहाँ के लोग भी इसे बहुत पसंद करने लगे। और ये भी और वाद्य यंत्रों की तरह भी एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र यहाँ भी बन गया। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीतों में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। अर्थात इसको लोकप्रिय बनाने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था, पंडित शिव कुमार शर्मा का। गायन के साथ साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई गाना गाता है तो वो केवल गाना गाए बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी वाद्य यंत्र के, तो वो गाना कैसा लगता है। और जब उस गाने को हम गाते हैं किसी वाद्य यंत्र के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तब वो संगीत सुनने में कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि गायन के साथ, यानी कि जब हम गाना गाते हैं तो उसके साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलता है, कोई भी जो उसके साथ संगीत बजाने वाला यंत्र मिलता है, तो वो गाना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत मधुर लगने लगता है। तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। श्रोतागण यानी कि सुनने वाले, जो सुनने वाले होते हैं वो उस गीत में और उसके संगीत में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। मतलब ये सारे जो वाद्य यंत्र मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा और भी कुछ वाद्य यंत्र हैं जो आधुनिक समय में बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सब ने भारत में तो अपनी जगह बनाई है, इसके अलावा इन्होंने विदेशों में भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। क्योंकि जब भी हम कोई गाना गाते हैं, कोई भी संगीत होता है, तो उसके साथ जब कोई म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई वाद्य यंत्र प्रयोग कर लिया जाता है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आइए अब जानते हैं शहनाई के बारे में। शहनाई कैसी होती है? शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। ये इसका जो बीच का एरिया होता है वो खाली होता है। इसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। ये जो शहनाई होती है ये कैसी दिखती है? एक साइड से चौड़ी होती है और दूसरे साइड से पतली होती है। शहनाई के सक्रिय सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। यहाँ पर डैने का अर्थ है पंख, यानी कि शहनाई के सक्रिय सिरे पर पंख के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है।
मतलब यहाँ पर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ये शहनाई वादन के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनकी शहनाई की तारीफ दूर दूर तक सुनने को मिलती है और इनके शहनाई बजाने से ही कानों में पड़ते ही उसकी आवाज़ आनंद की अनुभूति है। मतलब कि जो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये शहनाई बजाते हैं और उसकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ से अर्थ है सबसे महान। इसी के साथ आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। पहला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों को किस किस तरह से बजाया जाता है। अब वाद्य यंत्र का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? वाद्य यानी कि बजाए जाने वाला यंत्र। तो इसमें पूछा है कि बजाए जाने वाले यंत्रों को किस किस तरह से बजाया जा सकता है। तो वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जा सकता है, जैसा मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था। अब जैसे आप ढोलक बजाते हैं वैसे आप गिटार तो नहीं बजा सकते, जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं वैसे आप ढोलक नहीं बजा सकते। तो इसी तरह अलग अलग वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। जैसे कि देखिए, कुछ वाद्य यंत्र थाप देकर बजाए जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि थाप देकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तबला बजाया जाता है। कुछ फूंक देकर बजाए जाते हैं, जैसे कि बांसुरी है, शहनाई है, इन सबको फूंक दे के बजाया जाता है। कुछ को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है, जैसे कि गिटार है, सितार है। इन सब में मैंने आपको बताया था कि ऐसे तार लगे होते हैं, उनको जब आपस में हम कंपन करते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। हाँ, तो वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जा सकता है। किसी को थाप देकर बजाते हैं, तो किसी को फूंक देकर बजाते हैं, तो किसी को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाते हैं। इसी तरह अलग अलग वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। फिर पूछा है इसमें कि तबला किस प्रकार बजाया जाता है। देखिए, जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, तभी बताया था कि तबला कैसे बजाते हैं। तबला को थाप देकर बजाया जाता है। और ये भी बताया था कि दो तबले होते हैं, एक दायां और एक बायां। एक तबला बड़ा होता है, एक तबला छोटा होता है। फिर यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? यूरोप में बांसुरी के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक यानी कि पुराने समय की बात की जा रही है कि यूरोप में बांसुरी के ऐतिहासिक पुराने प्रमाण जो है वो किसके मिलते हैं? बांसुरी के मिलते हैं। तो हम इसके बाद आगे देखते हैं। पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि फिर ये रफ हो जाएगा ना। वाद्य यंत्रों को किस प्रकार बजाया जाता है? वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। कुछ को थाप देकर, कुछ को फूंक मारकर, कुछ में तारों में कंपन उत्पन्न करके। तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला थाप देकर बजाया जाता है। ये भी। और कितने तबले होते हैं? मैंने बताया था दो तबले होते हैं, एक दायां और एक बायां। फिर यूरोप में किस वाद्य यंत्र का प्रमाण मिलता है? तो यूरोप में बांसुरी के ऐतिहासिक वाद्य यंत्र के क्या मिलता है? प्रमाण मिलते हैं। फिर इसके बाद चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? शहनाई का आकार कैसा होता है? तो शहनाई का आकार खोखला होता है। शहनाई का आकार कैसा होता है? खोखला होता है, खोखली नली जैसा होता है। जो शहनाई लोग बजाते हैं, इसको भी तो फूंक दे के बजाया जाता है ना। तो जब इसको फूंक दे के बजाया जाता है तो फूंक तो तभी जाएगी जब ये खोखला होगा यहाँ पे। तो शहनाई का आकार कैसा होता है? शहनाई का आकार खोखली नली जैसा होता है। संतूर अनोखा वाद्य यंत्र क्यों कहा जाता है? जो संतूर होता है उसको हम अनोखा वाद्य यंत्र क्यों कहते हैं? तो संतूर तार का साज होने के बाद भी लकड़ी की छड़ों से बजाया जाता है। यानी कि जो संतूर होता है उसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं, वो तारों से सजा होने के बाद भी किससे बजाया जाता है? लकड़ी की छड़ों से बजाया जाता है। इसलिए उसे अनोखा वाद्य यंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, तार जो होते हैं उसमें किस धातु के लगे होते हैं, उसके बाद भी उनमें से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? लकड़ी का करना पड़ता है। इसीलिए संतूर को क्या कहा जाता है? इसीलिए संतूर को अनोखा वाद्य यंत्र कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, शहनाई का आकार कैसा होता है? तो शहनाई का आकार खोखली नली जैसा होता है।
संतूर अनोखा वाद्य यंत्र क्यों माना जाता है? संतूर तार का साज होने के बाद भी लकड़ी की छड़ों से बजाया जाता है, इसलिए उसे क्या माना जाता है? अनोखा वाद्य यंत्र माना जाता है ना। अनोखा वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? संतूर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तारों का साज होने के बाद भी इसे बजाया जाता है, लकड़ी की छड़ों से बजाया जाता है। चलिए फिर कुछ दे रखे हैं सही गलत और बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं? सही या गलत, यानी कि यहाँ जो वाक्य लिखे हैं इनको आपको पढ़ना है और ये बताना है कि सही है या गलत। अब चैप्टर तो क्योंकि आपने पढ़ा ही है तो उसको आपको इसको देखना है और याद करना है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, फिर इसका आंसर देना है। इजी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, सही या गलत? जाकिर हुसैन क्या थे? संतूर वादक थे? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, रॉन्ग। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक हैं। याद करिए जब पाठ में मैंने आपको बताया था तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आया था ना, किसमें? शहनाई वादक थे। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट। फिर तबला मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। जब आपने पाठ पढ़ा था तो इसमें आया था कि तबला, कहीं भी आया था तबले में कि वो कश्मीर का वाद्य यंत्र है? नहीं आया था। कश्मीर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? संतूर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। शहनाई को फूंक से बजाया जाता है, ये तो बहुत इजी आंसर है, इसको तो कोई भी बता देगा कि शहनाई थाप दे के तो बजाया ही नहीं जाता, ना ही इसमें तारों में कंपन किया जाता है, तो क्या बचा? फूंक देकर बजाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा राइट। फिर इसके बाद आपकी बुक में दे रखा है एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर देने हैं। जब आपको हिंदी लैंग्वेज मैंने पढ़ाया था तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए भी थे और बताए भी थे, तो इस पैराग्राफ को आप खुद से पढ़िएगा, फिर नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको पढ़िएगा और पैराग्राफ में से ढूंढ के उनके आंसर्स को लिखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं उसके आगे हैं बहुविकल्पी कुछ प्रश्न, जो भी आपके चैप्टर में आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी को। तो पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां वादक है। तो जब आपको मैंने पाठ पढ़ाया था तो नाम आया था पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद, परवेज, तो ये सब किस में नाम आए थे? याद करिए, ये सब किस में नाम आए थे? सितार में आए थे। और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां वादक हैं, किसके हैं? संतूर, बांसुरी, तबला या सितार? तो मैंने इन नामों को आपको किस में बताया था? सितार में बताया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। फिर देखिए ब्लैंक है यहाँ पर, यानी खाली जगह है, को लकड़ी की छड़ी, छोटी छड़ों से बजाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तार साज होने के बाद भी लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है, कौन सा है? उसे हम अनोखा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। यस राइट, क्या है? संतूर। ये कैसा होता है? तार साज होने के बाद भी लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। फिर बड़े आकार के तबले को क्या कहते हैं? बाया, दाया, डमरू या ढोलक। तो बड़े आकार के तबले को हम कहते हैं बाया। मैंने आपको बताया था कि तबले कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर मैं आपके साइड ऐसे खड़ी होती हूँ तो मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा, हाँ। लेकिन अगर आप अपने साइड से ऐसे देखेंगे तो ये आपका राइट और ये लेफ्ट। तो आप अपने साइड से देखिए, ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका राइट, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था तबले होते हैं 2, ये और एक तबला होता है बड़ा और एक होता है छोटा। लेकिन जो तबला बड़े आकार का होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाया। जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं बाया और जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं दाया।
तो राइट आंसर क्या होगा? बड़े आकार के तबले को क्या कहते हैं हम? क्या कहा जाता है? बाया। तो पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां वादक है सितार के, को लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है संतूर को, बड़े आकार के तबले को कहा जाता है बाया। तो इसी के साथ आज हमारा पाठ वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट का रिवीजन करेंगे और असेसमेंट 1 का लास्ट चैप्टर भी, जिसका नाम है एक बूंद। ओके, फिर इसके बाद ये खत्म होने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? असेसमेंट 2। ओके।